अपना प्रणाम प्रणाम करता हूँ और हमसे जो अग्रज हैं मैं उनका शुभ आशीर्वाद प्राप्त करके आप सबके बीच में हम संस्कृत भाषा से संबंधित कुछ आवश्यक बातों को पूर्व की कक्षा में हम बताए थे और आज भी हम कुछ बताने का प्रयास करने की अनुमति मैं लेता हूँ संचालक महोदय से। आपके निर्देशानुसार हमें जो अनुमति प्राप्त हुई, हम सबसे पहले किसी भी भाषा को सुनते हैं और सुनने के बाद फिर बोलने का प्रयास करते हैं। तो किसी भी भाषा के सीखने अथवा बोलने के लिए हमारी सर्वप्रथम इकाई होती है उनके वर्णों को समझना, उनमें कौन कौन से वर्ण प्रयुक्त होते हैं। वैसे ये संस्कृत भाषा आदि भाषा है, सर्वप्रथम भाषा है। जब किसी भी भाषा का चलन नहीं था तब से यह हमारी भाषा विद्यमान है और आप सभी से परिचित भी होंगे। किंतु सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि हम अपनी वस्तु को, वेद की ऋचाओं को, मंत्रों को, इन सब का शुद्ध उच्चारण करें। शुद्ध उच्चारण ही भाषा की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होती है और भाषा को शुद्ध उच्चारण करने के पहले हम उसके वर्णों को अच्छी तरह से जानना और समझना नितांत ही आवश्यक होता है। इस कड़ी में हम आप सबको संस्कृत भाषा में वर्ण को बताएंगे। वर्ण किसे कहते हैं, अक्षर किसे कहते हैं? तो वर्णों का नाम ही अक्षर होता है। विभिन्न वर्णों के समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। एक एक अक्षर से मिल करके हम इनको जब सजोते हैं या क्रमबद्ध करते हैं तो उससे जिसका निर्माण होता है उसे हम वर्णमाला कहते हैं। उदाहरण के तौर पर हम सब माला जानते हैं, सुने भी हैं और देखे भी हैं। माला में वह जो मालाकार होता है, माली होता है, वह जानता है कि हमें किस क्रम में किस फूल को स्थापित करना है। जब वह फूलों को स्थापित करके क्रमबद्ध तरीके से आपके समक्ष प्रस्तुत करता है और एक सूत्र में पिरोता है, तब हम उसे माला कहते हैं। तो इसी तरह से जो हमारे संस्कृत भाषा रूपी सृष्टिकर्ता महर्षि पाणिनि जी हैं, उनके द्वारा ये जो वर्णों का क्रम बताया गया है उनको सजो करके एक क्रमबद्ध तरीके से आपके समक्ष प्रस्तुत करना ही वर्णमाला कहलाती है। तो वर्णमाला दो प्रकार की होती हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है स्वराह, स्वर, और दूसरा है व्यंजनानि, व्यंजन। यहाँ पर व्यंजन शब्द का बहुवचन रूप है व्यंजनानि और स्वर शब्द का बहुवचन रूप स्वराह। कई स्वर होते हैं इसलिए स्वराह कहे गए हैं और कई व्यंजन होते हैं इसलिए व्यंजनानि कहे गए हैं। तो स्वराह हम स्वर किसे कहते हैं और व्यंजन किसे कहते हैं, यह अब इस पर हम विचार करते हैं। तो स्वयं राजन्ते इति स्वराः। स्वयं का मतलब होता है स्वतः,
राजन्ते सुशोभित होते हैं, इति स्वराः इनको ही स्वर कहते हैं। जो वर्ण स्वतः में सुशोभित होते हैं, उच्चारण किए जाते हैं, जिनके उच्चारण में किसी की अन्य शब्द की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उन्हें हम स्वर कहते हैं। स्वयं राजन्ते, स्वयं स्वतः राजन्ते सुशोभित होते हैं या उच्चारित किए जाते हैं, इति स्वराः उन्हें ही हम स्वर कहते हैं। और व्यंजनते एभिर इति व्यंजनानि। व्यंजनते, व्यंजनते का मतलब होता है विभक्त किया जाता है या विभाजित किया जाता है, अलग किया जाता है। और या फिर एक साहित्य का शब्द है व्यंजना। व्यंजना का मतलब होता है आवृत्ति अथवा प्रत्यक्ष करना। यहाँ पर व्यंजनते प्रत्यक्ष करती हैं, ये भी इनके द्वारा, अर्थात ये जो हमारे स्वर हैं, स्वरों के द्वारा जिनको हम अभिव्यंजित करते हैं या व्यक्त करते हैं, उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। स्वरों के द्वारा जिनको हम व्यक्त करते हैं, उन्हें व्यंजन कहते हैं। और स्वतः में जो व्यक्त हो जाते हैं, उन्हें हम स्वर कहते हैं। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे वर्ण हैं जो स्वतः में व्यक्त होते हैं और कौन ऐसे व्यंजन हैं जिनको हमें किसी की आवश्यकता पड़ती है। तो स्वर के अंतर्गत अ, आ, ई, उ, ऊ, री, री, ली, ए, आय, ओ, औ। ये इतने स्वर होते हैं, इतने जो वर्ण हैं, इनको हम स्वर के नाम से जानते हैं। इनकी संख्या 13 होती है। आप सब भी वहां से प्रयास कर सकते हैं। हम एक बार इन स्वरों का उच्चारण करते हैं। क्या आप सब प्रयास करेंगे उच्चारण करने का? जी जी गुरुदेव। जी महोदय, आप वहां से प्रयास करें। आ आ ई उ ऊ री ली ए ओ आओ। जी महोदय, बहुत अच्छा, बहुत ही सुंदर। और आप सब में से कोई प्रयास करना चाहेंगे? जी गुरुदेव जी। ए हाँ आ महोदय। ई उ रे रे र ए आई ओ औ। हाँ महोदय, प्रयास तो आप बढ़िया किए हैं, लेकिन थोड़ा सा भिन्नता है। आ, जी गुरुदेव। आ, ई, उ, ऊ, री, री, ली, ए, ऐ, ओ, आओ। इस तरह से प्रत्येक स्वर अलग अलग होते हैं। हम जब उच्चारण करेंगे तो प्रत्येक स्वरों को अलग अलग उच्चारित करेंगे। आ ई उ ऊ ऋण ए ले ए आए ओ आओ। हाँ महोदय जी, जब हम ओ बोले तो इसका मतलब ओ आधा हो जा रहा है। जी जी जी। पूरा ओ का उच्चारण आप नहीं किए। हम एक बार फिर से प्रयास करते हैं। आ, आ। अब आप यहाँ देखते हैं, मैं आ को पूरी तरह से उच्चारण किया, अ ऐसा नहीं कहा। यदि हम ऐसा करते हैं तब ये गलत उच्चारण हो जाता है। जी तो गुरुदेव। अच्छा, इनकी हमें इनको बताने की जरूरत क्या है? जब ये पद के अंत में आते हैं, मंत्रों के अंत में आते हैं, तब हम वहां पर अपने स्वर को, अपने ध्वनि को अल्प कर देते हैं, तो वहां पर मंत्र का अर्थ बदल जाता है। मंत्रों में उच्चारण ही सबसे महत्वपूर्ण होता है।
इसलिए हम इस पर बल दे करके आपको यहाँ पर बताने का प्रयास कर रहा हूँ। आ, आ, ई, उ, री, ली, ए, आय, ओ, आओ। इस तरह से हम उच्चारण करेंगे। और महोदय जी आप सब कोई प्रयास करेंगे? आम, जी 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 महोदय। बोले अ, आ, ई, उ, री, ली, ए, आय, ओ, आओ। बहुत अच्छा महोदय जी, बहुत जी अच्छा, सुंदरम। बोले हाँ महोदय, और कोई प्रयास करें? जी बोलूं। जी महोदय। ओ आ ई उ री ली ए ओ औ। बहुत अच्छा महोदय जी। अब हम मान गए कि आप सब इसी तरीके से इन वर्णों का उच्चारण करेंगे। इनकी संख्या 13 है। अब हम आगे चलते हैं। दूसरा है व्यंजनानि। पहला प्रकार है स्वर और दूसरा प्रकार है व्यंजनानि। व्यंजनानि का मतलब होता है बहुत सारे व्यंजन, जिनकी संख्या 33 है। तो स्वर जो होती हैं ये दो प्रकार के होते हैं, ह्रस्वाः दीर्घाः। ह्रस्वाः का मतलब होता है जो लघु होते हैं, छोटे होते हैं, उनको ह्रस्व कहते हैं। जो दीर्घ होते हैं, बड़ा होता है, उसे दीर्घ कहते हैं। तो ह्रस्व के अंतर्गत हम देखते हैं कितने स्वर आएंगे, अभी हम अगली स्लाइड में दिखाएंगे। और दूसरा प्रकार है व्यंजनानि। व्यंजनानि में ये दो प्रकार की होती हैं। एक तो वर्गस्थ होते हैं, वर्गीयाणी इनको कहते हैं, और दूसरा अवर्गस्थ होते हैं, जिनको हम अवर्गीयाणी कहते हैं। तो वर्गीयाणी का मतलब जो वर्ग में विभक्त हो, जो वर्ग बनाते हो उन्हें वर्ग कहते हैं, वर्गीयाणी कहेंगे। और जो वर्ग का निर्माण नहीं करते हैं, स्वतंत्र होते हैं, उन्हें हम अवर्गीयाणी कहते हैं। यह जो अवर्गीयाणी होते हैं, जिनका वर्ग नहीं होता है, ये भी दो प्रकार के होते हैं, अंतस्थ और ऊष्म। अंतस्थ का मतलब होता है जो हृदय के भाग से या हृदय से सीधे उच्चारित किए जाते हैं, उन्हें अंतस्थ कहते हैं। और ऊष्म का मतलब होता है गर्म वायु, जिनके उच्चारण करते समय प्राणवायु की मात्रा अधिक निकलती है। प्राणवायु का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड, जो एक गर्म गैस होती है, जिसको उच्चारण करने से अधिक कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता पड़ती है या श्वास की आवश्यकता पड़ती है, उन्हें हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। और इसका तीसरा प्रकार है योगवाहाः, अयोगवाह। तो अब हम जो 13 प्रकार की स्वर जानते हैं, उनमें ह्रस्व और दीर्घ है। 5 ह्रस्व होते हैं, 8 दीर्घ होते हैं। वे कौन कौन से हैं, हम उनको देखते हैं। ह्रस्व के अंतर्गत अ, आ, जी ई, उ, री और ली, ये ह्रस्व स्वर होते हैं।
ह्रस्व का मतलब छोटे स्वर होते हैं, लघु स्वर होते हैं। और दीर्घ के अंतर्गत आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, आओ। फिगर ने दिख फिगर गुरुदेव स्क्रीन पर नहीं आ रही है। किसी को नहीं दिखाई दे रहा है? नहीं गुरुदेव। नहीं नहीं, अभी कट गया है। ठीक है महोदय जी, मैं प्रयास करता हूँ फिर से। सर्वेभ्यो नमो नमः। तो एक बार हम तब तक प्रयास करते रहते हैं। हम स्क्रीन को लाने का प्रयास कर रहा हूँ। उच्चारण का प्रयास एक बार हम सब फिर से करेंगे। ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वरों का। ह्रस्व स्वर के अंतर्गत आती हैं आ, ई, उ, और दीर्घ के अंतर्गत आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये सब स्वर दीर्घ होती हैं। अब हम जानते हैं कि ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर, इनका उच्चारण करने का क्या तरीका होता है। इनके उच्चारण के समय ह्रस्व वर्णों का उच्चारण जितनी देर में हम अपने पलकों को झपाते हैं, आंखों को मूंदते हैं और खोलते हैं, तो जितनी देर में हम अपनी प्लक को मूंद कर खोलने में हमें जो समय लगता है, वही समय ह्रस्व स्वरों के उच्चारण में लगता है। और दीर्घ स्वरों का उच्चारण, दीर्घ स्वरों के उच्चारण करते समय जितनी समय हमें लगता है दो वर्णों का उच्चारण करते समय, दो बार अपनी पलकों को बंद करके खोलने में जो समय लगता है, वही समय होता है दीर्घ वर्णों का उच्चारण करने का। तो एक बार पलकों को बंद कर खोलने में जो समय लगता है, वह ह्रस्व स्वरों का होता है। और दूसरी बार जिन वर्णों को, पलकों को दो बार खोलने और बंद करने में जो समय लगता है, वही समय लगता है दीर्घ वर्णों का उच्चारण का। तो ह्रस्व वर्णों के लिए हम अपनी पलकों को एक बार मूंदने और खोलने में जो समय लगेगा, वह ह्रस्व वर्ण का उच्चारण समय होगा। और दो बार पलकों को खोलकर बंद करने में जो समय लगेगा, वह समय होता है दीर्घ वर्णों के उच्चारण का। क्या अब स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कुछ?
जी। तो हम आपको बता रहे थे ह्रस्व और दीर्घ स्वरों का उच्चारण समय। मैं आपको बताया कि अपनी पलकों को बंद करके खोलने में जो समय लगता है वही समय ह्रस्व स्वरों के उच्चारण का है, और 2 बार पलकों को खोलने और बंद करने में जो समय लगता है वही दीर्घ वर्णों के उच्चारण का समय है। तो आप सब इस अनुरूप प्रयास करेंगे। अ, आ, ई, ई, उ, ऊ, री, री, ली। इसका दीर्घ नहीं होता है। ए, इसका ह्रस्व नहीं होता है। आय, इसका भी ह्रस्व नहीं होता है। ओ, इन वर्णों का 4 अक्षरों का ह्रस्व नहीं होता है, इसलिए हमारी संख्या हुई 13 की। यहाँ तक आप सब समझ गए हैं महोदय? जी गुरुदेव। हम इसके आगे भी आपको बता रहे थे, तो आगे चलते हैं। व्यंजनानि, मैंने आपको बताया कि व्यंजन 35 होती हैं। अच्छा, इन व्यंजनों के उच्चारण में मैं आपको अभी पूर्व में बताया कि व्यंजनते एभिः 33 इति लिखा हुआ है। व्यंजनानि। जी महोदय। 33 लिखा हुआ है। हाँ, 33। जी इनकी एक संख्या 33 होती है, 33। 30, 3, 33। तो इनके प्रकार जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, वर्गीयाणी और अवर्गीयाणी। वर्गीयाणी की संख्या, वर्गों की संख्या होती है 5, और इसमें स्वरों की, वर्णों की संख्या होती है 25। वो कौन कौन से हैं आप आगे देखेंगे। का वर्ग के अंतर्गत चा वर्ग, टा वर्ग और ता वर्ग तथा पा वर्ग, ये 5 वर्ग हैं। इन 5 वर्गों में कौन कौन से अक्षर हैं, कौन कौन से वर्ण हैं, आप सब जानते हैं। तो आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर क, ख, ग, घ, न, ये 5 वर्ण क वर्ग के अंतर्गत आते हैं। च, छ, ज, झ, ञ, ये 5 वर्ण च वर्ग, इसी तरह से ट वर्ग और ट वर्ग तथा प वर्ग के अक्षर होते हैं। इसके दूसरा प्रारूप है अवर्गीयाणी। कुछ ऐसे वर्ण हैं जिनके वर्ग नहीं होते हैं, और वे कौन कौन से हैं। अंतस्थ और ऊष्माणः। अंतस्थाः ऊष्माणः, ऐसे स्वर, ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण हम हृदयस्थ, हृदय की अंतःकरण से या अपने शरीर के अंतःकरण से उच्चरित करते हैं, उन्हें अंतस्थ कहे जाते हैं। इसके अंतर्गत य, व, र और ल, ये 4 अक्षर होते हैं। य, व, र, ल, इनका उच्चारण करते समय हमारी प्राणवायु जो श्वास होती है वह कहीं किसी प्रकार का अवरोध नहीं उत्पन्न होता। हमारी श्वास सीधे फेफड़े से निकलती है और मुंह के बाहर आ जाती है। तब इन वर्णों का उच्चारण होता है जैसे य। तो य का उच्चारण करते समय हमारी श्वास कहीं नहीं रुकी, सीधे फेफड़े से निकली और मुंह के बाहर आई, इसलिए इनको हम अंतस्थ कहते हैं। दूसरा है ऊष्माणः। ऊष्माणः का मतलब ऐसे व्यंजन
जिनके उच्चारण करते समय हमारी प्राणवायु अधिक निकलती हो या श्वास अधिक निकलती हो, उनको हम ऊष्माणा कहते हैं। ऊष्माणा के अंतर्गत 4 वर्ण होते हैं, स, श, स और ह। ये ऊष्माणा होते हैं। इनके उच्चारण में हमारी श्वास की मात्रा अधिक निकलती है, इसलिए इनको हम ऊष्माणा कहते हैं। इसके बाद होता है आयोगवाह। आयोगवाह का मतलब होता है जिनका प्रत्यक्ष अपना कोई स्वरूप नहीं होता है या जो दूसरों के आश्रित होते हैं, उनको आयोगवाह कहते हैं। ये हमारे जो अनुस्वार हैं, दूसरा है विसर्ग, तीसरा है जिह्वा मूलीय और चौथा है उपध्यमानीय। तो अनुस्वार को आप सब जानते हैं, एक छोटी सी बिंदु की तरह से होती है, जो चित्र में भी आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा। अनुस्वारः, उसको हम अनुस्वार कहते हैं। यह शब्दों के प्रायः ऊपर होता है। और दूसरा है विसर्ग, जो शब्दों के आगे जाकर के लग जाता है। जैसे आप यहाँ देख रहे होंगे अंतस्थाः लिखा गया है, तो था के बाद जो बिंदु दिए गए हैं उनको हम विसर्ग कहते हैं। इसके बाद तीसरा है जिह्वा मूलीय। जिह्वा मूलीय का मतलब होता है ऐसा स्वर, ऐसा व्यंजन जिसका उच्चारण हम जिह्वा के मूल भाग से करते हैं। जिह्वा का मूल का मतलब जहां से जिह्वा का निकलना या जहां से जिह्वा निकली होती है वही मूल होता है। तो जिह्वा के मूल भाग से जिन वर्णों का उच्चारण करते हैं उसे हम जिह्वा मूलीय कहते हैं। और चौथा है उपध्यमानीय। इसी तरह से उपध्यमानीय वर्ण भी होते हैं। तो जिह्वा मूलीय और उपध्यमानीय क और ख, इन दोनों के उच्चारण के बीच का जो समय लगता है उसे ही हम उपध्यमानीय कहते हैं। कफाभ्याम उपध्यमानीय। हाँ, ये सूत्र होता है। तो जो वेद का अध्ययन करते होंगे आप सब, वहाँ वेदों में आपको बताया गया होगा। बोल ये रहे भी हैं होते गुरुदेव। हैं। जी महोदय। जैसे जस्चा। हाँ महोदय जी, बहुत उत्तम, बहुत अच्छा महोदय जी। तो उपध्यमानी और जीवामूलीय वर्णों का प्रयोग प्रायः वेद में ही होते हैं। तो वेद में आप सबको बताया गया होगा। देखिए हमारे महोदय जी बता रहे हैं। अब चूंकि हाँ महोदय जी, हम आगे चलते हैं। तो इन वर्णों से मिलकर के कुछ संयुक्त वर्ण होते हैं, अयोगवाह और संयुक्त वर्ण। तो अवर्गस्थ में चौथा प्रकार होता है संयुक्त वर्णों का। संयुक्त का मतलब होता है ऐसा वर्ण जिसमें दो या दो से अधिक वर्णों की सहायता से जिनका उच्चारण किया जाता है उसे हम संयुक्त वर्ण कहते हैं। उदाहरण के तौर पर आप यहाँ देख रहे होंगे एक वर्ण है स, जिसमें क, स और आ जो है यह स्वर है। क और स, ये दो व्यंजन हैं। इन दो व्यंजन और एक स्वर की सहायता से हम इस वर्ण का उच्चारण करते हैं। एक बार आप सब इसका प्रयास करेंगे उच्चारण करने का। क्या मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी गुरुदेव। तो आप सब एक बार प्रयास करेंगे इसका उच्चारण करने का। स, अक्ष ज्ञ त्र द
दो दो ब्रा है। महोदय जी, हम जबरदस्ती प्रयास नहीं करेंगे, क्योंकि ये अक्षर हमारे अधीन होते हैं। आप इनको जैसा चाहेंगे वैसा उच्चारण कर सकते हैं। हम यहाँ पर आपको नियम सहित व्याकरणात्मक तरीके से उच्चारण करने का प्रयास करवा रहे हैं। तो आप इन वर्णों का, जैसे आप यहाँ जिसको पढ़े, पहला अक्षर को पढ़े महोदय, अच्छा वहां पर महोदय आ और क्ष नहीं है, अच्छा नहीं है महोदय। का है, का में स्वर नहीं है। फिर सा है, उसमें भी स्वर नहीं है, क्ष हुआ। और इसके बाद लास्ट में स्वर है, तो क्ष। उसको कैसे उच्चारण करेंगे? क्ष। फिर दूसरा है, हम इसे बोलते हैं ज्ञ। जो ज्ञ कहते हैं वो गलत कहते हैं। यहाँ पर ग या आ ये सब तो है ही नहीं। ज या आ, ज्ञ। हम कैसे इसका उच्चारण करेंगे? ज्ञ। और तीसरा है त र अ, त्र। दूसरा है, तो आगे है द य अ, द्य। द य अ, द्य। अगला है द ध अ, ध। द ह य अह, ह्यः। ह य अह, ह्यः। अगला है, अच्छा आप सब वहां से प्रयास करें महोदय जी, हम तो यहाँ कर ही देंगे। आप सब प्रयास करेंगे, अगर गलत होगा तो हम यहाँ से बताएंगे आपको। कोई एक आप सब में से प्रयास करें। हरिओम। जी गुरुदेव। आप हरिओम सब वहाँ, गुरुजी। कोई एक वहां से प्रयास कर दीजिए तो हम आगे बढ़ जाएंगे। आप सब एक वहां से कैसे प्रयास करें। एक बताइए गुरुजी, उसके बाद बोलते हैं सब। एक कैसे, कहाँ से उसे हाँ, कैसे करना है? यहाँ जो पहला अक्षर है क्सा है, क्सा। अकेले में उसका उच्चारण मैं भी कर रहा हूँ, बहुत अच्छी तरीके से नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन जिनका अभ्यास रहता है वो लोग कर लेते हैं, क्योंकि इसमें स्वर पहले नहीं है। जब हम इसको समूह में उच्चारित करते हैं तब इसका उच्चारण बढ़िया से होता है। फिर भी हम एक बार यहाँ प्रयास करते हैं, इसके बाद फिर हम समूह में अभी बताएंगे, समूह आपको देंगे। हाँ महोदय जी। छ मनतोष छ छ क और स मिलकर छ बना। हाँ वहाँ छ का उच्चारण छ वर्ण नहीं आएगा, क्सा आएगा, क्सा। छ क्सा। कस कस अच्छा आप उसी के कस पहले कक्षा को लगा, कक्षा को पढ़ दीजिए तो कैसे होगा? कक्षा। कक्षा कक्षा। हाँ, अब हम्म। यही गलत कर रहे हैं। वहां उसका उच्चारण होगा कक्षा। बोलिए। कक्षा कक्षा कक्षा। कक्षा। कक्षा क्षा। कक्षा। बोलिए परी कक्षा। परीक्षा 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 न रिक्षा महोदय, न महोदय, परीक्षा। परीक्षा परीक्षा। परीक्षा छ नहीं होगा महोदय, केवल स का उच्चारण करिए ना। परीक्षा। परीक्षा परीक्षा। हाँ परीक्षा। बहुत हाँ अच्छा। परीक्षा सा। परीक्षा। अच्छा। हाँ अभी देखिए महोदय जी बहुत अच्छा किए हैं। हाँ परीक्षा। परीक्षा। दूसरा शब्द है ज्ञ। आप उसको एक बार उच्चारण करिए। ज्ञान। 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 ज्ञा ज्ञान। ज्ञान। ग नहीं आएगा महोदय, ज्ञ आएगा, ज्ञान।
ज्ञान। ज्ञान हाँ महोदय, उत्तमम, बहुत उत्तमम। अगला है द्या। त्र हाँ, त्र, त्र छात्र। अच्छा, यहाँ भी आप एक बात जान लीजिए, एक बात को जान लीजिए। यहाँ एक शब्द है र और दूसरा होता है री। री और र, इन दोनों के उच्चारण में एक अंतर होता है। अभी हम आपको कहाँ से किया जाएगा उसको हम बताएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा त्र, त्र। त्र आगे, हाँ, द्य। द्य अगला, द्य हाँ ठीक है महोदय, द्य ठीक है। आगे क्या द में ध है क्या सर ये? हाँ महोदय, नीचे द में ध। जी जी द्य जी। द्य ध, ध, ध। ध ध हाँ, शब्द है इसका गिद्ध। कित सिद्ध, सिद्ध, सित सिद्ध, सिद्ध। सिद्ध सिद्ध हाँ हाँ, प्रसिद्ध, सिद्धांत, सिद्ध सिद्ध। सिद्धि ठीक उपास्य है सिद्ध है। ना महोदय, शुद्धिव नहीं है, सिद्धिव नहीं है, वो शुद्धिव है। शुद्धि उपास्य, अच्छा सिद्ध युद्ध है हाँ ये। हाँ, ध सिद्ध, प्रसिद्ध, प्रसिद्ध, ये प्रसिद्ध। सब शब्द होते हैं। हाँ, हम्म, आगे है ब्र। ब्र हाँ, ब्र यहाँ ठीक है, ये तो ठीक है महोदय। अगला वर्ग, य य ना महोदय, ह या आ। पहले है ह का उच्चारण हाँ, यह। यह। ना, तो आधा सर ये हा, है, आधा है पूरा ही, नहीं, आधा है आधा वो। ये। देखिए, यहाँ ऐसे मत पूछिए, देखिए जहाँ ह के नीचे हलंत लगा है ना, हाँ इसका आधा है। मतलब उसमें उसमें स्वर नहीं है। अच्छा स्वर जिसके नहीं। जिन जिन अक्षरों के नीचे यह हलंत लग जाता है, नीचे हलंत है, हाँ तो आधा वो उसका मतलब होता है कि उसमें स्वर वर्ण नहीं है, स्वर नहीं अर्थात है। वह मात्र व्यंजन ही है। और जब इसको लिखेंगे तो आधे से लिखेंगे, अब क्योंकि सर यहाँ उच्चारण, आपको दिख। उच्चारण हाँ, कैसे होगा? उच्चार, मेरा ध्यान दीजिए। ह्या हम्म, ह, ह्या ह, यह ह्या यह ह, यह है। हा। फिर से देखिए, हाँ हा या आ, ह्या ह, ह्या यह है ह्या यह ह, यह हाँ, ह्या ह, यह ह्या ह। यह पहले ह को बोलिए ना, ह्या ह। यह हाँ, अब की बार थोड़ा एक बार और प्रयास करिए। यह हाँ, बहुत उत्तम महोदय। ऐसे ही आप बाद में इसको कहीं लिख लीजिएगा, बाद में इसका उच्चारण करेंगे तभी ये आ जाएगा। यह परह्यः, पर ही परह्यः। हाँ, यह परह्यः, प्रपरह्यः, परसों। और प्रपरह्यः का मतलब होता है नरसों, बीता हुआ नरसों, और बीता हुआ परसों। यह का मतलब होता है बीता हुआ कल। हाँ बीता हुआ कल। हाँ, तो यह संस्कृत में उसको हम ह्यः कहते हैं। बीता आगे हुआ हम कल। चलते, जी जी, ठीक है। आगे चलते हैं। दूसरा शब्द है स्त्र। अब यहाँ पर इसका उच्चारण करिए, स्त्र का। स्र हम्म, स्र हाँ, बहुत उत्तम, शोभनम। अगला वर्ण, आगे द में तो जी। ये द में ये द द और मैं, आधा द और आधा मैं। द्यम हाँ, द्यम इसका इसका शब्द है पद्म, क्या शब्द है? पद्म, पद्म। पद्म पद जी जी, पद्म पद्म। हाँ, पद्म।
दम पद्म जी, एक शब्द है पद्मावती, रानी पद्मावती। हम्म, जी पद्म पद्म जी पद्म जी, बहुत उत्तमम शोभनम, बहुत अच्छा महोदय जी। पद्म तो अगला है ह र अ हर। जैसे अभी हम यहाँ एक शब्द दे रहे थे, स्वर कितने होते हैं? दो होते हैं, ह्रस्व और दीर्घ। तो वहां पर ह्रस्व वही है हर। र जी र जी जी, बहुत उत्तमम, बहुत अच्छा। अगला शब्द पद बद अगला शब्द, बद हाँ वही शब्द है इसका शब्द। और दूसरा शब्द है शताब्दी। शताब्दी जी जी बद जी जी, शताब्दी। शब्दांश। शब्दांश जी शताब्दी जी, बुद बुद हाँ। बद तो आगे हम चलते हैं। हम्म, अगला शब्द है द्वे दाव। हाँ, द्वे। द्वे जी जी, अगला शब्द धे धे नहीं है महोदय, द्वे द्वे। द्वे द व ई, द्वे। द्वे जी, द्वे उत्तम हाँ। अगला शब्द हिम हिम हम। हिम हम महोदय, हम शब्द है इसका हाँ ब्रह्म। ब्रह्म। ब्रह्म हम्म। ब्रह्म ब्रह्म और और ये जो आपका परिवार है इसे क्या कहेंगे? जो परिवार है आपका, जिस ग्रुप में आप सब हैं। वैदिक परिवार वैदिक परिवार नहीं है महोदय, वैदिक ब्राह्मण परिवार। वैदिक वैदिक ब्राह्मण परिवार हाँ, वैदिक ब्राह्मण परिवार, ब्राह्मण। ब्राह्मण। ब्राह्मण ब्राह्मण जी जी, इसी तरह से ब्रह्मा, ब्राह्मण, ब्रह्मा ब्रह्म। जी जी, ब्रह्मांड ब्रह्मांड। अगला शब्द है प्र बहुत उत्तम। आगे चलते हैं। हमको लगता है कि अब आप सब इस तरह से प्रयास कर चुके होंगे। एक को तो हम अपने साथ में उच्चारण करवा रहे थे, शेष सभी लोग अपने मन में उच्चारण कर रहे होंगे। जी एक आगे बार चलते हैं। अच्छा सुनो सर, ये दे के बाद में है ना, दे उसका उच्चारण करना है द्या। संयोग के बाद में दे के बाद में हाँ, गिद्ध सिद्ध। विजय जी आप अपना माइक बंद कर लो विजय जी। सिद्ध। द्या के बाद में द और ध दोनों मिले हुए हैं, जिसका शब्द होता है सिद्ध। और दूसरा शब्द है प्रसिद्ध। ठीक है महोदय, स्पष्ट हुआ? सिद्ध और प्रसिद्ध। ठीक है सर। हाँ, आगे ये हम ऊपर वाला एक बार बोलिए। अच्छा का कक्षा। छात्र। क्षत्रिय। कक्षा। क्षत्रिय। आगे चलें। जी 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 और दूसरा उसका है ज्ञान। ज्ञानी। विज्ञान। विज्ञान। तो हम आगे चलते हैं। अब देखिए, जो वहां पर हमने शब्द दिया था वही शब्द यहाँ पर है।
अब इन शब्दों का उच्चारण आप सब कर सकते हैं। जो वहां पर एक एक करके मैं वर्णों को अलग किया था, अब उनके शब्द यहाँ दिए जा रहे हैं। क्षत्रिय। क्षत्रिय। जी महोदय, अगला। ज्ञानम। ज्ञानम। बहुत उत्तम, शोभनम। आगे त्रिशूलम। एक बार पुनः। त्रिशूलम। हाँ, त्रिशूलम, शोभनम। आगे विद्यालय। बहुत उत्तम, शोभनम। विद्यालय। इसको कुछ लोग पढ़ते हैं विद्यालय। कभी कभी वो द और या को जब एक में मिला दिया जाता है तो उसको पढ़ते हैं विद्यालय, तो वो गलत होता है। विद्यालय। अस्तु, उत्तम। वही जो बुद्धि। हम हाँ, बुद्धि, सिद्धि, प्रसिद्धि। आगे ब्राह्मण। जी महोदय, ब्राह्मण। पुनः यह। हया है। न न महोदय, अभी पहली बार जब आप उच्चारण किए थे तो बढ़िया किए थे। यह। ह्यः। हाँ, बहुत उत्तम, शोभनम। यह। ह्यः, बहुत उत्तम, शोभनम। अब हम आगे चलते हैं। इनका विश्लेषण है महोदय, त्रिशूलम कैसे बना है। ये देखिए महोदय, जो स्वर होते हैं, हमने अभी आपको बताया कि स्वर दो प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। एक स्वर और होता है जिसको प्लुत स्वर कहते हैं। यह प्लुत स्वर का प्रयोग भी वही हमारे वेद में ही होते हैं, और लौकिक में जब हम गीतों को गाते हैं, संस्कृत के गीतों को गाते हैं, तब इन प्लुत स्वरों का प्रयोग होता है। या संस्कृत को गेयात्मक रूप से व्यक्त करने के लिए प्लुत स्वरों का भी प्रयोग किए जाते हैं। अब हम देखते हैं ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं, दीर्घ स्वर किसे कहते हैं, और प्लुत स्वर किसे कहते हैं। ये आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, नीचे लिखा गया है एक मात्रा कालिक स्वर ह्रस्व स्वर। वही हम जो आपको अभी बताए थे कि जब आप अपने प्लकों को बंद करते हैं जो समय लगता है, वही समय एक मात्रिक का होता है, या ह्रस्व स्वर का उच्चारण का समय वही समय होता है जो हमें प्लकों को खोल बंद करके खोलने में जो लगता है। एक मात्रा कालिक स्वर ह्रस्व स्वर। एक मात्रा के समय में उच्चारित किए जाने वाले स्वर को ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्वाणाम उच्चारणार्थम एक मात्रा कालः। ह्रस्व स्वरों के उच्चारण के लिए एक मात्रा का समय आवश्यक होता है। समझ में आ गया। इसके अंतर्गत यही स्वर हैं अ, ई, उ, री, री। इनके उच्चारण करते समय आप अपने प्लकों को बंद करिए, और जब वही प्लक को खोलते हैं तो वही आपकी आवाज भी बंद हो जानी चाहिए। वही शुद्ध उच्चारण है। तो आप सब प्रयास करेंगे कि हम आगे चलें। ठीक है सर, आगे चलो। जी महोदय। दीर्घ स्वराः। दीर्घ स्वर वे होते हैं द्विमात्रा कालिकः स्वरः दीर्घ स्वरः भवति। हमने आपको बताया, आप अपनी प्लकों को 2 बार बंद करिए और खोलिए, जो समय लगता है वही द्विमात्रिक होते हैं।
या उसी को दो मात्रा काल कहते हैं। तो द्विमात्रा कालिकः प्लकों को खोलकर बंद करने में 2 बार जो समय लगता है वही समय होता है दीर्घ स्वरों के उच्चारण का। अर्थात दीर्घ स्वरों के उच्चारण के लिए 2 मात्रा की आवश्यकता होती है। प्लुत स्वराः, प्लुत स्वर वे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में त्रिमात्रा कालिकः प्लुत स्वरः, 3 मात्राओं के समय की अपेक्षा जिन स्वरों के उच्चारण में होती है उन्हें हम प्लुत स्वर कहते हैं। अर्थात प्लुत स्वरों के उच्चारण के लिए 3 मात्रा का आवश्यक या 3 मात्रा के समय की आवश्यकता पड़ती है। एक बार इसका उच्चारण कोई आप सब में से करके देख लें। जी महोदय। आ ई उ री ली ए ओ आओ। हाँ, थोड़ा सा और बढ़ेगा समय। आ, ई, उ, री, ली, ए। इसका वाक्य भी होगा। जब हम किसी को बुलाते हैं, संबोधन करते हैं, संबोधन के अंत में इसका प्लुत स्वर स्वतः में हो जाती है। जैसे हे राम यहाँ आओ, जब आप इसी को कहेंगे थोड़ा तेजी से, हे राम यहाँ आओ, ऐ बालक, यहाँ पर अ और क ये जो है हमेशा प्लुत स्वर हो जाते हैं, यहाँ पर अप्लुत हुआ। इसी तरह से नदी, ये प्लुत हुआ, तो 3 मात्रा का काल आवश्यक होता है त्रिमात्रिकः। अब आप यहाँ देख लेंगे कौन ह्रस्व स्वर हैं, कितने दीर्घ हैं और कितने प्लुत हैं। इस तरह से ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत मिलकर के 18 प्रकार के स्वर होते हैं। अभी हम आपको 13 प्रकार ही दिखाए थे, लेकिन अभी ये आकर के 18 होते हैं। व्यंजनानि, जो हम आपको बताए जो वर्गस्थ व्यंजन होते हैं, अर्थात क से लेकर के म तक के व्यंजनों का नाम स्पर्श व्यंजन के नाम से भी जानते हैं। क से लेकर के म तक के व्यंजनों को स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं। अंतस्थ व्यंजनों को आप जानते हैं, हमने आपको बताया, या र ल व ये अंतस्थ होते हैं। स श स ह ये ऊष्म होते हैं। फिर कुल मिलाकर के 48 और 13 अब इसके बाद इनका जो क्रम है, हम आज तक जिस भी क्रम को पढ़े होंगे वो हिंदी का क्रम है। क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ढ प फ द ध न, ये सब हिंदी के अक्षर होते हैं और हिंदी की वर्णमाला है। किंतु संस्कृत की जो वर्णमाला होती है, संस्कृत के जो वर्ण होते हैं, उनमें थोड़ा सा परिवर्तन है। और यह परिवर्तन कब है? जिस समय भगवान शिव अपने नृत्य की समाप्ति के समय, एक बार भगवान शिव नटराज महोदय भगवान प्रसन्न होकर के हिमालय पर्वत पर नृत्य कर रहे थे, और नृत्य की समाप्ति के बाद जब वो नाच करके समाप्त करने लगे, तो नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम ऊर्धतु कामः
सनकादि सिद्धाने तेन विमर्शे शिव शास्त्र जालम। भगवान शिव के नृत्य की समाप्ति के बाद अपने डमरू को 9 पंचवारम 14 बार उन्होंने अपने डमरू को बजाया और उस डमरू से 14 प्रकार के सूत्र निकले हैं जो आपके समक्ष स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। ये ही 14 सूत्रों को हम शिव सूत्र जाल, माहेश्वर सूत्राणी, संस्कृत की वर्णमाला विभिन्न नामों से जानते हैं, जिनका उच्चारण आप एक बार मेरे साथ कर लीजिए। आ ई उ ड आ यू ड री री क ए ओ ङ आय औ च हा या व र ट ल ढ या मा ङ ड नाम झा भ ञ घ ढ ध स ज व ग ड ड स ख फ छ ठ थ च ट त व क प य स स र फ ल। यही हमारे वर्णों का क्रम है। इसी तरह से हमारे संस्कृत के वर्ण होते हैं। जब हम लघु सिद्धांत कौमुदी का प्रयोग करते हैं, शब्दों को सिद्ध करने की प्रक्रिया को अपनाते हैं, तब वहाँ पर हम क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ इस क्रम को नहीं जानते हैं। तब वहाँ पर यही क्रम होता है जो क्रम यहाँ पर लिखा गया है। इन्हीं शब्दों से जी महोदय बोलने का प्रयास करें गुरुदेव। हाँ महोदय, प्रयास करिए, आपका स्वागत है, आप ही के लिए तो हम दिखा रहे हैं। अ ई उण री लक ए युंग ए युच ह य व रट लण यम गणम झ ब यंग ग ड धस ज ब ग ड धस ख प छ ट त च ट त व क प य श स सर ह ल। बहुत उत्तम महोदय। यहाँ पर एक शब्द है वा। वा का उच्चारण कभी आप बन कहते हैं, जैसे बन जाता है और जंगल में जाता है, बन जाता है निर्माण हो जाता है, वहाँ पर ब है, और जंगल में जाता है तो वन जाता है। व का उच्चारण करते समय दंत और ओष्ठ का प्रयोग होता है, वहाँ पर ब दोनों ओष्ठ का नहीं होता है। अब हम देखते हैं इन वर्णों का उच्चारण कैसे किया जाता है और वो कौन कौन से वर्ण होते हैं, किस किस स्थान से उच्चारित किए जाते हैं। तो इसको हम बाह्य प्रयत्न के नाम से भी जानते हैं। वर्णों के उच्चारण स्थान को हम वर्णों के बाह्य प्रयत्न के नाम से जानते हैं। एक वर्ण के उच्चारण करने में जिस तरीके से बांसुरी होती है, अनेक प्रकार के स्वरों को निकालने के लिए विभिन्न प्रकार के छिद्रों को हम खोलते हैं और बंद करते हैं, उसी तरह से वर्णों के उच्चारण करते समय हमारी प्राणवायु मुख के भीतर और बाहर अनेक भागों का स्पर्श करते हुए बाहर निःसरित होती है, उसे ही हम वर्णोच्चारण कहते हैं। तो संस्कृत का सूत्र है अकूह विसर्जनीया नाम कंठः। हाँ, अकूह विसर्जनीया नाम कंठः। कू का मतलब होता है क वर्ग और ह का मतलब होता है ह। विसर्जनीय का मतलब होता है विसर्ग। तो आ का वर्ग अर्थात क ख ग घ ङ और ह तथा अह विसर्ग, इनका उच्चारण स्थान कंठ होता है। क्या आप बता सकते हैं कंठ हमारा कहाँ है? यदि आप जानते हो बहुत अच्छी बात है, न जानते हो यहाँ देखिए मैं आपको दिखा दिया, जहाँ पर वो थोड़ा डार्क भाग है, गहरा भाग है, उसी को हम कंठ कहते हैं। जिनका उच्चारण हम वहां से करते हैं कंठ की, उनका उच्चारण स्थान कंठ होता है। समझ में आ रहा है हम जो बता रहे हैं? जी गुरुदेव। आगे चलें। जी।
ठीक है महोदय जी, हम आगे चलते हैं। ईचु यसानाम तालुः। ईचु का मतलब होता है दोनों प्रकार की ई, और चू का मतलब होता है च वर्ग, या का मतलब होता है या स। ईचु यसानाम तालुः। ई ई च छ ज झ ञ या और श, इनका उच्चारण स्थान तालु होता है। अब हम देखते हैं हमारे मुंह के किस भाग में तालु होता है, उसे जानते हैं सब लोग। यहाँ आप देख रहे हैं जहाँ एरो का अर्थात तीर का निशान लगा हुआ है, वही स्थान हमारा तालु होता है, मुंह का हाँ ऊपरी भाग। हमारे मुंह के जो जबड़े होते हैं, जबड़े का ऊपरी भाग ही तालु कहलाता है। ऋतु रसाणाम मूर्धा। री, ऋतु मूर्धा। हाँ री, री टू अर्थात ट वर्ग, ट ठ ड ढ ड़ र और स, इन वर्णों का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। महोदय जी, समय की जानकारी आप हमको बता दीजिएगा, जब कक्षा को बंद करनी हो आप वहां से हमको अनुमति दे देंगे तो हम कक्षा को आगे चलते हैं। ये देखते हैं मूर्धा। अच्छा, अभी आप ताल को देखें और मूर्धा को देखें, दोनों के अंतर को आप समझ रहे हैं या नहीं? अगर न समझ पा रहे हो तो हम बताएं। नहीं गुरुदेव। मूर्धा नहीं समझ पा रहे हैं, यहाँ आप देखेंगे तीर थोड़ा मुंह के ऊपरी भाग में लगा हुआ है, और दूसरी फिर मुंह को दिखा रहे हैं। ये देखिए, यहाँ तीर निचले भाग पर है, तो वहां पर जिह्वा का उच्चारण होता है, मतलब जिह्वा का जो अग्रभाग है वही जाकर के ताल में स्पर्श करती है। और यहाँ जो मूर्धा है, मूर्धा का मतलब जब हमारी जिह्वा ऐसे वर्णों का उच्चारण जिनका उच्चारण करते समय पीछे की तरफ मुड़ जाए अर्थात हृदय की तरफ मुड़ जाए, उसी को हम मूर्धा कहते हैं। आप अपनी जिह्वा को मोड़ करके एक बार उच्चारण करिए, ट या ट का उच्चारण जब आप करते हैं तो हमारी जिह्वा जहाँ स्पर्श करती है वही भाग मूर्धा कहलाती है। ट। और जहां से आपने ट का उच्चारण किया वहीं से ही री का भी उच्चारण किया जाएगा। हम अभी री। आपको बता रहे थे, यहाँ आप देख रहे हैं री और र दोनों का उच्चारण स्थान मूर्धा ही है। ठीक, जी। आगे चलते हैं। ली तू ल सा नाम दंता। ली, त थ द ध न ल और स, इतने वर्णों का उच्चारण स्थान दंत होती हैं। ऋतु लसानाम दंताः। और दंत को आप सब जानते ही हैं, हमारी जिह्वा दंत के जहां से हमारे दांत निकलते हैं, दांत के मूल भाग को स्पर्श करते हैं, इसलिए इन वर्णों को हम दंत, उच्चारण स्थान दंत होता है। उपपद्यमानीयौ, उपद्यमानीयानाम ओष्ठौ। उपद्यमानीय का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। उ, प, फ, ब, भ। और उपद्यमानीय का मतलब वही जो खफाभ्याम उपद्यमानीय, अर्ध विसर्ग आधे विसर्ग के समान, उसे का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। और ओष्ठ को यहाँ आप देख रहे हैं, हमारे दोनों ओष्ठ ही ए दैतोह कंठ तालुः। ए दैतोह का मतलब होता है ए दोनों का। एत अर्थात ए आय
और तोह का मतलब होता है दोनों। तो ए आय इन दोनों का उच्चारण स्थान कंठ और तालु होता है। ओदयितोह कंठोष्टम, ओदयितोह ओत, संस्कृत में इनको हम ओत कहते हैं, ओ को ओत कहते हैं और ए आय को एत। तो ओत का उच्चारण स्थान, ओ औ का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ होता है। वकारस्य दंतोष्ठम, और व का उच्चारण स्थान हमने अभी आपको बताया, वकारस्य दंतोष्ठम, वकार का उच्चारण स्थान दंत ओष्ठ होता है। नासिका अनुस्वारस्य, नासिका अनुस्वारस्य, अनुस्वार का उच्चारण स्थान नासिका होती है। यम गणानाम नासिका, य म ङ ड और न का उच्चारण स्थान नासिका होता है। अर्थात इनका उच्चारण करते समय हमारी प्राणवायु नासिका अर्थात नाक से निःसरित होती है, इसलिए यम गणानाम नासिका। य म ङ ड़ और न का उच्चारण स्थान नासिका होता है। आगे चले महोदय जी। जी। अब हम स्वर और व्यंजन, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, इनके उच्चारण स्थान को सीख गए हैं। इसके बाद स्वर और व्यंजन वर्ण के सीखने के बाद स्वर और व्यंजनों की सहायता से एक पद का निर्माण होता है। गुरुदेव, उस जी महोदय। आज विराम कर दिया जाए, कल से फिर। जी 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 महोदय जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हम आप सबके चरणों में एक बार फिर से प्रणाम करता हूँ और आप सबका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ तथा अपने अग्रजों का आशीर्वाद प्राप्त करता हूँ। धन्यवाद। शेष आगे संचालक महोदय जैसा निर्देशन करें। नमो नमः गुरुदेव। नमो नमः।
गुरुदेव हमें रिकॉर्डिंग मिल जाएगी क्या?